हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? क्या सर, क्या पूछ रहे हो? कैसे हो ना? लॉकडाउन में कैसे होंगे? मुझे पता है कैसे हो, और जैसे अब मैं हूँ वैसे ही हो। तो चलो ठीक है, नहीं पूछते हैं। और यू कैन ऑब्जर्व नाउ आई एम वेयरिंग अ न्यू शर्ट। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि सर वही ब्लैक ब्लू दो ही कॉम्बिनेशन। एक्चुअली रीज़न है, मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ लॉकडाउन के टाइम पे, और यहाँ मैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आया था, यानी दो ही शर्ट थे मेरे पास। फिलहाल आज मैं ये शर्ट अपने छोटे भाई के साथ लेके आया हूँ, मतलब ये उसी का शर्ट है बेसिकली। और आई थिंक एज वी कैन सी सूट कर रहा है, ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। शर्ट के बारे में डिस्कस करने नहीं, हम लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने यहाँ आए हैं। तो अपना टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होगा रिलेटेड टू मोशन ऑफ लिफ्ट। ठीक है, तो मोशन ऑफ लिफ्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे, और उसके बाद हम मंकी की मूवमेंट को भी देखेंगे कि जब वो रो पर ऊपर नीचे होता है तो टेंशन किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिलहाल लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं, और वो टॉपिक था मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। ठीक है, तो कनेक्टेड बॉडीज के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो जो एक और केस में यहाँ लेके आया हूँ, जस्ट एज यू कैन सी बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना हुआ है। यहाँ हमारे पास एक ब्लॉक है, मास इसका m1, और यहाँ एक स्ट्रिंग, एक रस्सी, एक रोप इससे कनेक्टेड है, और एक दूसरा ब्लॉक भी यहाँ कनेक्टेड है, और इस ब्लॉक का मास कितना है m2। और ये एक पुली के ऊपर से, ये रोप एक पुली के ऊपर से होकर जाती है और इस m2 से कनेक्टेड है। चूंकि स्ट्रिंग एक ही है, और मैं जैसे कि लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर एक ही रस्सी है तो टेंशन पूरी रस्सी में कैसा होगा, सेम होगा। कहीं भी किसी भी पॉइंट से इसे अलग नहीं किया गया है, तो टेंशन एंड पॉइंट की हमेशा अपोजिट होती है। अब तो हम अच्छे से जानते हैं, सर सीख गया है हमने कि टेंशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और देखें हम तो यहाँ फोर्सेस अगर देखें तो नीचे कितना होगा, यहाँ m2g। क्लियर, यहाँ m2g फोर्स लगेगा, टेंशन होगी। यहाँ जो m1g लगेगा उसका इस मूवमेंट में, इसका जो मूवमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, यानी m1g का परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसका कोई रोल यहाँ नहीं होगा। लेकिन हाँ m2g, क्योंकि इसका जो रोल है, मूवमेंट है, वो इस तरह से वर्टिकली मूवमेंट है, इसलिए m2g का रोल यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर, लास्ट क्लास में हमने एक पुली से दो ब्लॉक को कनेक्ट किया था और दोनों ही मूव कर रहे थे वर्टिकली, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। लेकिन यहाँ एक हॉरिजॉन्टल मूव करता है जिसके वेट का यहाँ उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, और अब हमें इस कॉन्सेप्ट में कैलकुलेट करना है कि इनका कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, और जो स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है उसमें टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो वैसे अगर हम देखें तो मैंने बस एक ही कॉन्सेप्ट तुम्हें कहा है, लॉज ऑफ मोशन में कहीं भी चले जाओ एक ही इक्वेशन काम में आता है, F net इज इक्वल टू ma, यानी नेट फोर्स होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, और मास इनटू एक्सेलरेशन से ही हम कैलकुलेट करेंगे कि नेट फोर्स कितना है। क्लियर, या फिर इक्वेशन, मैंने कहा था बस इक्वेशन बनाना सीखना है हमें, और अगर हम इक्वेशन बनाना सीख गए तो इजीली हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन वही इक्वेशन बनाना सीखना है, और आई थिंक तुम इजीली इक्वेशन अब बना सकते हो, क्योंकि हमने काफी प्रैक्टिस की है लास्ट क्लासेस में इक्वेशन बनाने से रिलेटेड। तो देखो, पहले हम m1 ब्लॉक के लिए बात करें तो m1 ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की कंडीशन में सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, T। क्लियर, m1g वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जिसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में कोई रोल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अगर m1 के लिए भी इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन बनता है T इज इक्वल्स टू m1a। ठीक है ना, मैंने कंसीडर कर लिया है कि इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन है, चूंकि दोनों कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन जो है वो कॉमन होगा। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, तो ये इस तरह से मूव करेगा। एक्सेलरेशन t जो होगा वो हो जाएगा m1a। और अगर हम बात करें m2 ब्लॉक के लिए, तो m2 ब्लॉक की बात करें तो ये हो जाएगा m2g minus t is equals to m2a। m2g minus t is equals to m2a। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन m1 ब्लॉक के लिए, दिस इज सेकंड इक्वेशन m2 ब्लॉक के लिए। बस इक्वेशन बनाना था, और अब तो मैथ से है ना, अब तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से a और t निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन और दो अननोन क्वांटिटी मैथ्स अलाउ करती है कि हम दोनों की वैल्यू आसानी से निकाल सकें, कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी कैलकुलेट करते हैं, तो बस ये इक्वेशन बनाना ही हमें आना चाहिए। अभी तक हमने जितनी भी प्रैक्टिस की है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना हमें सीखना है, यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो हम देखते हैं t यहाँ प्लस है या माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा m2g, और यहाँ पर m1 a कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा a। यहाँ से अगर हम देखें एक्सेलरेशन a कितना होगा, तो ये हो जाएगा m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो है एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है
बिल्कुल याद नहीं रखना, बिल्कुल याद नहीं करना। क्या आना चाहिए? इक्वेशन बनाना आना चाहिए। और जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि ये तो फिर भी एक डेरिवेशन के जैसे है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फॉर्मूला याद रखने की बिल्कुल भी किसी भी कॉन्सेप्ट में ज़रूरत नहीं है। शुरू से ही मैं ये कहता हूँ, रटना कुछ भी नहीं है, बस ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए और इक्वेशन सॉल्व करना तो हमने सीखा है, ठीक है ना। ओके, तो एक्सप्रेशन आ गया, तो टेंशन क्या आ जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन से वापस से बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन में टेंशन की वैल्यू देगा, तो फ्रॉम, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो टेंशन जो होगा वो कितना होगा? m1 में। अब बस m1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। सो ये जो इक्वेशन है ये टेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। काफी सिंपल, बहुत आसान। तो इस तरह से हमने कनेक्टेड बॉडीज के कॉन्सेप्ट में काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं, कंडीशंस हैं, वो डिस्कस की। आगे बढ़ते हैं लॉस ऑफ मोशन के अगले एप्लीकेशन की तरफ, कुछ नया सीखते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज करके नोट कर सकते हो। बाकी आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। काफी इजी है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, एक रोप से रिलेटेड क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन समझ लिया तुमने, ठीक है ना। एक अलग से कंडीशन है, जो भी नंबर होगा काउंटिंग तुम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन प्रॉब्लम समझो, क्वेश्चन क्या है और कंडीशन क्या है। ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है और ये कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन इसको सीखने के बाद रोप, सिर्फ रोप वाले क्वेश्चन अगर हैं जहां मास गिवन हो रोप का, वो क्वेश्चन हमें आसान लगेंगे। देखो क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, कंपटीशन में पूछा भी गया है कई बार। तो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एक रोप गिवन है हमें, और ये जो रोप है, इस रोप का जो मास है वो है कैपिटल M और इसकी लेंथ जो है वो है कैपिटल L। एक रोप है और इस रोप का मास कैपिटल M है और लेंथ इसकी कितनी है? कैपिटल L। ये यूनिफॉर्म रोप है और अब इस रोप को पुल किया जा रहा है। इसको हमने पुल किया है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F से, ठीक है। ये जो रोप है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी है और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी इस रोप को एक कैपिटल ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टली लगा के हम पुल कर रहे हैं, हम इसे खींच रहे हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जिस एंड पे हमने ये फोर्स अप्लाई किया है, इससे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, ठीक है, और इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी गिवन है? x। और अब हमें पूछा जा रहा है कि इस P पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी। सो अ यूनिफॉर्म रॉक ऑफ मास m and length L is pulled horizontally by a force by an external force capital F. Find out the tension at distance x from the end where force is applied. तो हमें इस तरह से ये टेंशन कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, और बस वही इक्वेशन बनाना हमें आता है। थोड़ा ध्यान देंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से सीख लेंगे। तो देखो यहाँ पर इस P पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस x है, मिड पॉइंट पे नहीं पूछा है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट गिवन है और उसकी डिस्टेंस कितनी है? x। बिल्कुल इसको उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे जिससे हम ब्लॉक वाले और कनेक्टेड बॉडीज वाले क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ देखो, तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग को इस पॉइंट के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। इस तरह से मैंने जिस पॉइंट पे पूछा था टेंशन, वहीं से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ऐसे समझ लो कि दो ब्लॉक है, आधा इधर आधा इधर, यानी कुछ पार्ट इधर है और कुछ पार्ट इधर है। अब इस पॉइंट पे टेंशन है तो दो अलग अलग यहाँ पे ब्लॉक हो गए, या रस्सी के दो अलग अलग हिस्से हो गए। टेंशन जो होगा यहाँ वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो अगर हम थ्योरेटिकली इस रोप से बात करें यहाँ, तो देखो ये जो पीछे वाला हिस्सा है, अगर हम इससे सिंपल क्वेश्चन जो हम हमेशा पूछते हैं, मैं अगर ये पूछूं कि बताओ ये हिस्सा आगे मूव क्यों कर रहा है, ये बोलेगा कि जो दूसरा हिस्सा है वो उसे आगे की तरफ खींच रहा है। कितने फोर्स से खींच रहा है? ये वाला हिस्सा इस पीछे वाले हिस्से को कितने फोर्स से खींच रहा है? वही जो यहाँ टेंशन है, यानी ये इसको यहाँ T फोर्स से खींच रहा है। कितने फोर्स से खींच रहा है? T फोर्स से। यू आर गेटिंग इट? ठीक है, तो राइट साइड में ये एरो बना। ठीक उसी तरह से अगर ये T से खींच रहा है तो एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग पीछे की तरफ एक फोर्स और लगेगा और ये भी कितना होगा? T। बात समझ में आ गई? देखो मैंने किस तरह से ये टेंशन डिफाइन किया है, और ये टेंशन डिफाइन करना समझ में आ गया तो प्रॉब्लम भी समझ में आ गई। तो जिस पॉइंट पे हमें टेंशन चाहिए था, उस पॉइंट से मैंने रोप को दो पार्ट में, दो पोर्शन में डिवाइड किया। फिर मैंने देखा कि जो पीछे वाला हिस्सा था, इस हिस्से को कितने फोर्स से आगे वाला हिस्सा खींच रहा है? T, टेंशन से, और वही फोर्स एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग पीछे की तरफ और लग जाएगा, तो दोनों तरफ T है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये वाला जो हिस्सा है पीछे, इसका मास m1 मान लो, और ये वाला जो हिस्सा है आगे, इसका मास m2 मान लो। क्लियर? अब m1 और m2 डिफाइन करते हैं। चूंकि यूनिफॉर्म रोप है तो इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? m/l। यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m/l। क्लियर? तो मैं पूछूंगा बताओ यूनिट m2 कितना होगा?
m2 होगा m by l। बताओ m by l क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ। जैसे अगर ये l सेंटीमीटर में हम कहें कि ये जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का मास हमें पता चल गया इतना होगा। अगर 1 सेंटीमीटर का पता चल गया तो x का भी पता कर लोगे, बस x से मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। और अब मैं पूछूंगा m2 कितना होगा? m2 कितने लेंथ का मास है x का, तो ये कितना आ जाएगा? m अपॉन l इंटू x। ये समझना है। देखो ये जो पोर्शन था इधर वाला, इसका मास कितना निकल के आया? m बाय l इंटू x। ये है यूनिट लेंथ का मास इंटू x, लंबाई, ठीक है, लेंथ। ओके, इफ तुम m1 बता सकते हो, जिसने ये सीख लिया वो m1 बता सकता है। बताओ अगर वो x है तो ये लेंथ कितनी बची? ये लेंथ कितनी होगी? l माइनस x। कितनी होगी यहाँ? l माइनस x। तो अगर हमें m1 कैलकुलेट करना है तो m1 इज इक्वल टू कितना होगा? बताओ, m बाई l मास पर यूनिट लेंथ और इनटू l माइनस x, ये वाली लेंथ मल्टीप्लाई कर ली। क्लियर? तो यूनिट मास ऑफ यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या किया हमने? जो भी लेंथ है जिसका मास हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से मैंने m1 और m2 दोनों की वैल्यू यहाँ निकाल दी। ठीक है, तो देखो एक छोटी सी रस्सी थी और उसमें कितनी सारी फिजिक्स आ गई। दिख रही है क्लियर? एक एक चीज क्लियर करनी है, साथ में ड्रॉ भी करना है। जितना ज्यादा ड्रॉ करोगे, इसको देखोगे कि क्या तुम खुद भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, तो सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर? अब हम इक्वेशन बना सकते हैं आगे वाले पोर्शन का भी और पीछे वाले पोर्शन का भी, और यहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? टेंशन की। अगर मैं पूरी स्ट्रिंग का एक साथ इक्वेशन बनाऊं तो F फोर्स लग रहा है और इस स्ट्रिंग का जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो हम मान लेते हैं कितना एक्सेलरेशन है? a। ये स्ट्रिंग a एक्सेलरेशन से, a कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो इस केस में अगर मैं कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए या कंप्लीट रूप के लिए बनाऊं तो फॉर कंप्लीट रो क्या इक्वेशन बनेगा? F इज इक्वल टू कैपिटल M A और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? बताओ, एक्सेलरेशन होगा F by m। दिस इज द एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। हमें तो टेंशन कैलकुलेट करना है, तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए देखो, अगर मैं पूछूं आगे वाला जो पोर्शन है रस्सी का, जो हिस्सा है x लेंथ वाला, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? इसके ऊपर कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं? दो। एक तो F आगे की तरफ और एक T पीछे की तरफ। फोर्स F आगे की तरफ है और टेंशन T पीछे की तरफ है। अगर मैं पीछे वाले हिस्से से बात करूं, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ये T, और वो उसे आगे की तरफ पुल कर रहा है। क्लियर? तो ये जो T है ये पीछे वाले हिस्से पर लग रहा है और ये पीछे की तरफ जो T आ रहा है ये आगे वाले हिस्से पर लग रहा है। ठीक है ना? एक्शन रिएक्शन क्लियर करना है इस कॉन्सेप्ट को। तो इसका मतलब मैं इस पीछे वाले हिस्से का अगर यार डायग्राम बना के दिखाऊं तुम्हें, देखो थोड़ा मैं जूम कर रहा हूं इसको, थोड़ा मोटा बना रहे इसी को ताकि ये चीजें समझ में आ जाए। हमारे जो लेंथ है इसकी कितनी है? ये लेंथ है L माइनस एक्स। कितनी है? L माइनस एक्स। आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? यहाँ T। एक्सेलरेशन तो इसका कितना है? अभी भी 1। क्लियर? तो इस L माइनस एक्स जो इसका हिस्सा है, पीछे वाला जो हिस्सा है, इसके लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा? एक ही फोर्स है T इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स इज इक्वल टू m मास इनटू एक्सेलरेशन। सो T इज इक्वल टू m कितना है इसका? m1 और मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन a। सो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 कितना है अपने पास? m1 है m अपॉन l इनटू l माइनस x, और फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन भी है हमारे पास, कितना है? f बाय m। एक्सेलरेशन कितना है? f बाय m। तो m से m कैंसिल आउट हो गया। तो t के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, कई लोग रटते हैं, याद करते हैं, लेकिन शायद समझ में आ गया होगा। f बाय l इनटू l माइनस x। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो इसका मतलब अगर हम इस स्ट्रिंग को, इस रोप को F4 से खींचेंगे तो इस एंड से x डिस्टेंस पर जो टेंशन होगा वो कितना होगा? F अपॉन l इनटू l माइनस x। अब x की अलग अलग वैल्यू रख के हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मिड पॉइंट पे चाहिए होता तो x इक्वल टू कितना हो जाता? l बाई 2। अगर मिड पॉइंट पे हमें टेंशन चाहिए तो x इक्वल टू कितना प्लेस करते हैं यहाँ? l बाई 2। और अगर x इक्वल टू l बाई 2 हम प्लेस करते हैं तो रख के देखो l बाई 2, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? l माइनस l बाई 2। तो ये हो जाएगा l बाई 2, l से l कैंसिल, कितना आ जाएगा? f बाई 2, यानी फोर्स का हाफ। यानी अगर हम यहाँ 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो मिड पॉइंट पे जो टेंशन होगा यूनिफॉर्म रोप के केस में वो कितना होगा? वो होगा 20 न्यूटन। यू आर गेटिंग इट? तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज द रोप रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है ना? इस कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ लिफ्ट। ठीक है, तो अब हम लिफ्ट का मूवमेंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है
मोशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है, मोशन ऑफ लिफ्ट। तो लिफ्ट जैसे मूव करती है और वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगी, तो लिफ्ट के केस में उसके अंदर जो पर्सन है, जब वो लिफ्ट के साथ ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है, तो उसका रियल वेट और अपेरेंट वेट में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है, किस कंडीशन में दोनों सेम रहते हैं और किस कंडीशन में दोनों अलग होते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो हम मोशन ऑफ लिफ्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और अलग अलग केस हम लेंगे और एक एक केस को ध्यान से डिस्कस करेंगे और बिल्कुल समझेंगे, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। फिजिक्स है, ठीक है, यहाँ बिल्कुल भी एक भी चीज में रखने के लिए नहीं कहूंगा। तो देखो, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया मोशन ऑफ लिफ्ट के केस में, फर्स्ट जो यहाँ पे कंडीशन है, लिफ्ट इज स्टेशनरी। सपोज लिफ्ट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी कि लिफ्ट रुकी हुई है, ठीक है ना। अगर लिफ्ट रुकी है तो क्या होगा, देखो अच्छे से समझते हैं सब। तो ये लिफ्ट है, बढ़िया है, ठीक है, इसके अंदर एक पर्सन है, यहां इस तरीके से, थोड़ा दुबला पतला है, चला लेंगे काम, कोई बात नहीं, ठीक है, ड्राइंग सही है अपनी। तो अगर हम देखें तो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है और ये पर्सन जो है ये एक वेइंग मशीन के ऊपर, जो इसके वेट को मेजर कर सकती है, ऐसी मशीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है। चूंकि लिफ्ट भी रुकी है तो बताओ फोर्स किस तरह से होंगे यहाँ। अगर हम देखें यहाँ तो एक फोर्स लगेगा नीचे, इसका वेट mg, और एक फोर्स लगेगा ऊपर और ये होगा रिएक्शन फोर्स R। क्लियर, ऊपर होगा रिएक्शन फोर्स R और नीचे होगा फोर्स mg। चूंकि अभी कोई मूवमेंट है ही नहीं तो हम कहेंगे कि यहाँ R जो है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। और अगर R mg के बराबर है तो इस कंडीशन में रियल वेट जो होगा या अपेरेंट वेट जो होगा वो रियल वेट के बराबर होगा। यहां जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट जो है दैट विल बी इक्वल टू रियल वेट, यानी कि जो वेइंग मशीन है वो एक्चुअल वेट ही बताएगी, इसका जो एक्चुअल वेट है वही बताएगी इस केस में। तो यहां अगर लिफ्ट रुकी है, स्टेशनरी है, तो कोई फर्क नहीं आता, जो एक्चुअल वेट है वही वेइंग मशीन से पता चलता है यहाँ, यानी वेटिंग मशीन एक्चुअल जो वेट है उसी को बताती है। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है पहले, तो ये लिफ्ट वाले क्वेश्चन हमें आसान लगेंगे और वो है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिजिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट से ही बनती है। तो मेरा जो डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ वो ये है कि जब भी हर कोई वेइंग मशीन पे खड़ा होता है और सबने अपना वेट मेजर किया ही होगा कभी ना कभी, तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो मशीन होती है जो हमारे वेट को मेजर करती है, ये एक्चुअल में क्या मेजर करती है। क्या ये वेट मेजर करती है, क्या ये मास मेजर करती है, या क्या ये रिएक्शन मेजर करती है। तीन ऑप्शन है। जो मशीन होती है उसका जो बेस प्रिंसिपल है वो क्या मेजर करती है, वो किसके ऊपर वर्क करती है। क्या वो मास कैलकुलेट करती है, क्या वो वेट कैलकुलेट करती है, या तीसरा ऑप्शन है कि वो रिएक्शन कैलकुलेट करती है। तो देखो सही आंसर है रिएक्शन। हमें लगता है कि नहीं सर मास देती है, या फिर कंफ्यूजन किन दोनों के बीच में हो रहा था, मास या वेट, मास या वेट, लेकिन आंसर क्या है, रिएक्शन। जो वेइंग मशीन होती है वो रिएक्शन कैलकुलेट करती है और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो रिएक्शन पे बेस्ड है। कैसे, देखो बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम इसको, ध्यान देखेंगे। देखो हाँ ये बात सही है कि जो रीडिंग है वो मास में आती है और लग रहा है कि कॉन्सेप्ट वेट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, पर मेन जो है यहाँ इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिएक्शन फोर्स। कैसे, देखो सपोज अगर वेइंग मशीन के ऊपर कोई छोटा बच्चा वहाँ खड़ा है, देखो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, कोई छोटा बच्चा वेइंग मशीन में है और अब तुमने उसको होल्ड किया और होल्ड करके हल्का सा ऊपर की तरफ पुश किया, छोटे बच्चे को ऊपर की तरफ पुश किया। क्या ऑब्जर्व करोगे, पूरा नहीं उठाया है, अभी भी उसके पैर कांटेक्ट में है, लेकिन हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करते ही क्या होगा, इस केस में जो उसका वेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो भी पॉइंटर है वो थोड़ा पीछे आ जाएगा। अभी भी कांटेक्ट में है, वेट तो उसका अभी भी है। इस प्रोसेस से हुआ क्या, इस प्रोसेस से रिएक्शन जो पड़ रहा था उसके ऊपर वो रिएक्शन कम हो गया और रिएक्शन कम होते ही उसने रीडिंग को कम कर दिया। सेकंड केस, अगर उसी बच्चे को, उसी छोटे बच्चे को हम होल्ड करके नीचे की तरफ पुश करें, मशीन की तरफ पुश करें, तो अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अब जो वेट है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पॉइंटर थोड़ा ज्यादा रीडिंग दिखाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि इस बार रिएक्शन बढ़ गई, वेट तो अभी भी उतना है, पहले ऊपर की तरफ पुश किया तो भी वेट उतना था, अभी नीचे की तरफ पुश किया तो भी वेट उतना है, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से रिएक्शन बढ़ गई।
यानी पहले केस में रिएक्शन घटी, दूसरे केस में रिएक्शन बढ़ी, और रिएक्शन के घटने या बढ़ने के अकॉर्डिंग ही पॉइंटर ने अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन चेंज की। यानी इस कॉन्सेप्ट को सीखना है तो एक बात समझो कि पर्सन का रियल और अपेरेंट वेट जो होगा, अपेरेंट वेट जो होगा वो मशीन जो वेट बताएगी वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। गेटिंग इट? आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अब ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं इसे। और अब हम डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट। तो पहला पॉइंट तो काफी सिंपल था, यहाँ पर हमने देखा कि लिफ्ट रुकी हुई थी, तो कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो सेकंड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। नाउ लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट, लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है कहां? अपवर्ड और डाउनवर्ड, कहीं भी मूव करे। इसमें मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं कि लिफ्ट ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे। क्यों? क्योंकि इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स एग्जिस्टेंस में आया नहीं, यानी इस केस में भी रियल और अपेरेंट वेट में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। यानी ये दोनों केस ऐसे हैं, अगर न्यूमेरिकल में ऐसे केस आए तो समझ जाना पर्सन के अपेरेंट और रियल वेट में कोई फर्क नहीं आएगा। जो उसका अपेरेंट वेट है, आभासी वाला जो वेट है, वही उसका रियल वेट ही होगा। तो हम इस तरह से यहाँ क्या बोल सकते हैं कि इस केस में भी चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो सारी चीजें, डायग्राम भी सेम ही आ जाएगा। चूंकि हम कह सकते हैं कि v जो है ये कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। और जब एक्सीलरेशन जीरो है तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्सिस्टेंस में आएगा ही नहीं, तो अभी भी हम कह सकते हैं कि जो r है वो mg के बराबर होगा। और अभी भी हम कह सकते हैं कि जो अपेरेंट वेट है वो किसके बराबर होगा? वो रियल वेट के बराबर होगा, ये हम कह सकते हैं। ओके, सो ये दो कंडीशन हमने कंप्लीट की। तीसरी कंडीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहां से चेंज होना शुरू। जैसे ही एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आएगा, रियल और अपेरेंट वेट का फर्क अपने आप आएगा। ठीक है ना? तो देखो क्या कंडीशन होती है यहाँ। तो अब हम लिफ्ट को मूव करा रहे हैं। नाउ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ठीक है, तो इस बार लिफ्ट एक्सेलरेटेड हो रही है, और किस डायरेक्शन में हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब देखते हैं क्या चेंज आएगा। डायग्राम बना के समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ये वही हमारी खूबसूरत सी लिफ्ट है, इसके अंदर एक वेइंग मशीन है, और उसके ऊपर ये दुबला पतला सा आदमी खड़ा है। ठीक है, नीचे mg वेट जो है ये तो कंफर्म है, लगेगा ही। ऊपर रिएक्शन भी कंफर्म है, ये भी लगेगा। क्लियर? नाउ दिस लिफ्ट, सपोज इसका मास कितना है? पर्सन का मास m है, और अब ये लिफ्ट कहां मूव कर रही है? ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से, तो पर्सन भी ऊपर की तरफ इसी सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो अब इस केस में देखो, चूंकि लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है तो कौन ज्यादा होना चाहिए? r या mg? r। हमेशा ज्यादा फोर्स की डायरेक्शन में ही जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या इक्वेशन बनेगा? F net is equals to ma, ऊपर की तरफ r, नीचे mg। F net कितना हो गया? r माइनस mg। तो इक्वेशन बना r माइनस mg is equals to ma। बोलो r कितना आया? r आया m कॉमन g प्लस a। तुम ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि रिएक्शन जो है वो बढ़ चुका है। रिएक्शन अगर बढ़ा है तो इस केस में, जब रिएक्शन यहाँ बढ़ गया तो इस केस में अपेरेंट वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रियल वेट। तो यहाँ इस कंडीशन में हम कहेंगे कि अब इस केस में जो अपेरेंट वेट है वो ज्यादा होगा, ग्रेटर देन रियल वेट। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस बार पहली बार हमने देखा कि अपेरेंट वेट ज्यादा आया है, यानी अगर हम एक ऐसी लिफ्ट में हैं जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस लिफ्ट में हमारा जो वेट मशीन बताएगी वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर किसी को जल्दी से अपना वेट बढ़ाना है तो उसको एक ऐसे लिफ्ट में सवार होना चाहिए जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही हो। एग्जांपल से हम ये बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। देखो r इज इक्वल टू कितना है, कितनी रीडिंग बताएगा वो? mg प्लस a। क्लियर? mg प्लस a।
समझ में आ गया होगा पॉइंट। इस तरीके से ये कंडीशन होगी। अगर ऊपर की तरफ जी एक्सेलरेशन हो जाए, सपोज एक्सेलरेशन जितना एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी उतने ही एक्सेलरेशन से काफी ज्यादा है, लेकिन अगर लिफ्ट मूव करे तो तुम दे सकते हो आंसर कितना हो जाएगा 2mg। यानी अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ g एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसके अंदर जो पर्सन है उसका एपेरेंट वेट ट्वाइस हो जाएगा। यानी अगर वो 50 kg वाला पर्सन है तो उसका वेट कितना शो होगा मशीन में 100 किलोग्राम। काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी वेट बढ़ गया। तो वेट बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लिफ्ट में बैठने की जरूरत है। जस्ट किडिंग। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो तो क्या होगा। तो अब बिल्कुल क्लियर है हमें कि अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी तो फिर एपरेंट वेट कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैं दोनों रेस कर रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो ये है पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 में लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब इस बार लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना, डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ। तो जब भी हम कहीं से जंप लगाते हैं तो जब तक एयर में होते हैं वो एक वेटलेसनेस वाली कंडीशन होती है, हमें अपना वेट जो है वो बहुत कम, बहुत हल्का फील होता है। अगर कोई बड़े वाले झूले पे झूला होगा तो उसने फील किया होगा कि जब नीचे की तरफ हम आते हैं तो नीचे की तरफ जब आएंगे तो हम देखते हैं कि जो पेट में गुदगुदी टाइप में होता है, यानी हमें लगता है नीचे आते हैं तो वेट थोड़ा सा कैसा लगता है, कम लगता है, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ जाते हैं तो नॉर्मल रहते हैं, यानी तब वेट कैसा फील होता है, ज्यादा फील होता है। नीचे की तरफ आते टाइम पेट में गुदगुदी होती है, क्यों, क्योंकि वेट हमें थोड़ा सा कम फील होता है। सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जिसने नहीं किया उसे एक्सपीरियंस करना चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि यहाँ इस जो मैंने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल से हम याद रख सकते हैं कि नीचे की तरफ आ रहे हैं एक्सेलरेशन, तो उस केस में वेट घटेगा, कम फील होता है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ेगा, ठीक है ना। भूलेंगे नहीं कभी झूले वाले एग्जांपल से। ये कॉन्सेप्ट भी जो हम समझ रहे हैं याद भी हो गया। समझने के बाद चीजों को याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही वापस से हमारी खूबसूरत सी वेटिंग मशीन, उसके ऊपर एक धुलता पतला आदमी, और अब इसके ऊपर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ रिएक्शन है r, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है a से। इस बार पता चल गया कि वही इक्वेशन बनाना है जो हमने यहाँ बनाया था, लेकिन इस बार mg ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू r। तो क्या इक्वेशन बनेगा बताओ। इक्वेशन बनेगा mg माइनस r इज इक्वल्स टू ma। क्लियर, mg माइनस r इज इक्वल्स टू ma। मास है इसका m, तो यहाँ पर r कितना हो जाएगा, r को उधर लाऊंगा, ma को उधर लाऊंगा, तो r फाइनली आंसर आएगा mg माइनस a। R इज इक्वल टू mg माइनस a। तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस केस में हम ये बता सकते हैं कि इस केस में जो एपरेंट वेट होगा वो कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, लेस देन एक्चुअल या रियल वेट, लेस देन रियल वेट। ओके, सो ये केस होगा। और इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें mg माइनस a, सपोज अगर हम किसी लिफ्ट को नीचे की तरफ मूव कराए विद एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी से मूव करने का मतलब क्या होता है कि लिफ्ट को कट कर दिया है, ठीक है ना। स्पाइडरमैन वाली मूवी की तरह लिफ्ट अब कट चुकी है। जब तक स्पाइडरमैन नहीं आएगा लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करती रहेगी, ठीक है ना। ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं, आ जाएगा स्पाइडरमैन। तो पहले स्पाइडरमैन के आने से पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन g के बराबर हो गया तो बताओ r कितना हो गया, 0। इट मींस एपरेंट वेट कितना हो गया, 0। क्लियर। तो अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस केस में उसका जो एपरेंट वेट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होगा, इसका मतलब वेइंग मशीन का जो पॉइंटर है वो 0 के ऊपर आ जाएगा, यानी फ्री फॉल वेटलेसनेस वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आ जाए, इसका मतलब फ्री फॉल है, किसी विलेन ने आके लिफ्ट की रस्सी को कट कर दिया है और अब जरूरत है स्पाइडरमैन की, ठीक है। चलो स्पाइडरमैन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। पर अब पॉइंट ये है कि अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हो, यानी लिफ्ट नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ज्यादा है, उस केस में क्या होगा। तो अब तुम्हें पता है r नेगेटिव आ जाएगा, यानी लिफ्ट बेचारी नीचे आ जाएगी, बेचारी तो नहीं, लिफ्ट और तेजी से नीचे आएगी, और जो पर्सन है चूंकि वो फ्री है, उनका एक्सेलरेशन तो बेचारों का कितना रहेगा, g ही रहेगा, यानी वो लिफ्ट के ऊपर वाले छत से टकरा जाएंगे। ठीक है ना, पर है ठीक है, टकरा नहीं पड़ेगा उन्हें। और अगर ऊपर छत नहीं होगी तो पर्सन तो बेचारे g से ही नीचे आएंगे और लिफ्ट और भी तेजी से नीचे जाके गिर जाएगी। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से हम इजीली ये चीजें समझ सकते हैं क्योंकि कंडीशन हमने बिल्कुल क्लियर की। तो ये था लिफ्ट के मूवमेंट से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस पर
अभी एक बोनस बाकी है, ठीक है ना, एक बोनस बाकी है। और बोनस क्या है, अभी तक हमने बात की कि लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, क्या कोई लिफ्ट रिटार्ड भी हो सकती है ना, तो रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ बन सकता है। तो रिटार्डेशन को याद रखना बड़ा आसान है, जिसने ये एक्सेलरेशन समझ लिया वो रिटार्डेशन को बहुत आसानी से याद रखेगा। तो देखो मैं क्लियर कराता हूँ, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन याद रखना है, अगर क्वेश्चन रिटार्डेशन का बन जाए तो इसी से रिलेट कर लेंगे। कैसे, देखो उल्टा पुल्टा, कैसे उल्टा पुल्टा, ये है एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। एक्सेलरेटिंग अपवर्ड वाली कंडीशन जो होती है ये किसके सिमिलर होती है, ये सिमिलर होती है रिटार्डिंग डाउनवर्ड के, इसलिए मैंने ये जगह खाली छोड़ी थी दोनों जगह, ठीक है ना, ताकि मैं लिख सकूं। यानी अगर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड तो सबको समझ में आ गया कि सर झूले वाला एग्जांपल याद है, ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेट होगा तो वेट बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा तो वेट घट जाएगा। बिल्कुल एक्सेलरेटिंग अपवर्ड का क्वेश्चन सिमिलर होगा रिटार्डिंग डाउनवर्ड। यानी क्वेश्चन में पढ़ लेना कि ए लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है, रिटार्डिंग का उल्टा, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड का मतलब अपवर्ड, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड की तरह ट्रीट करना है, इसका उल्टा करो। क्लियर। और अब तुम बता सकते हो यहां मैं क्या लिखने वाला हूं, ये जो सिचुएशन है बिल्कुल सिमिलर है, एक्सेलरेटिंग की जगह लिखेंगे रिटार्डिंग, रिटार्डिंग मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी स्पीड का कम होना, और ये किसके सिमिलर होगा, रिटार्डिंग अपवर्ड के। यानी अगर क्वेश्चन रिटार्डिंग अपवर्ड का आता है तो रिटार्डिंग का उल्टा एक्सेलरेटिंग और अपवर्ड का उल्टा डाउनवर्ड, यानी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड की तरह उसे ट्रीट करना है। क्लियर है पॉइंट, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अच्छे से समझना है। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। और कैसे प्रूव करोगे, कुछ नहीं है, देखो एरो जो है वो उसी डायरेक्शन में बनाना, ए को नेगेटिव ले लेना, तो ये खुद से ट्राई करोगे कि क्या तुम ये दोनों सिचुएशंस को बिल्कुल इस तरह से मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल ऑब्जर्व करोगे, क्या करोगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज तुम्हें इस कंडीशन को लिखना है, रिटार्डिंग है मतलब एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर देना है, और डाउनवर्ड है तो उसको डाउनवर्ड ही डायरेक्शन रखना है। इसका मतलब जब तुम सॉल्व करोगे उसे तो अपने आप सेम यही इक्वेशन आ जाएंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दीज कंडीशंस आर क्वाइट सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर। ओके, सो दैट्स अबाउट द मोशन ऑफ लिफ्ट। ठीक है, तो मोशन ऑफ लिफ्ट से रिलेटेड अगर अब कोई क्वेश्चन बनता है तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। एक और चीज याद रखनी है, अगर लिफ्ट जिस रस्सी से कनेक्टेड है उसमें टेंशन पूछ लिया जाए तो आर की जगह हटाना, आर की जगह टेंशन रख देना, बस इतना ही करना है। ये तुम कहोगे कि सर अब तो लिफ्ट में टेंशन पूछा है, हमें तो रिएक्शन पड़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस आर को हटाओ, इसकी जगह क्या प्लेस कर दो, तो हम लिफ्ट जिस रस्सी से जुड़ी है, कनेक्टेड है, उसमें टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें टोटल मास लेना है, लेकिन लिफ्ट का मास भी कंसीडर होगा क्योंकि वो पर्सन के साथ साथ लिफ्ट के वेट को भी बैलेंस करती है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है, यानी ये जिसको अच्छे से समझ में आ गया उसको अगला टॉपिक भी, अगला पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक अलग है पर दोनों का कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ, और आगे एक अच्छा सा वर्ड आने वाला है, मंकी ऑन रोप। ठीक है, तो अब बेचारे मंकी को हम मूव कराएंगे रस्सी पर, उसकी मर्जी नहीं है लेकिन हम उसे फिर भी मूव करेंगे। ओके, क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़नी है तो मंकी को लेके आएंगे और अपना करेंगे। देखो तो ये हुआ। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सपोज ये एक रिजिड सीलिंग है और यहाँ से एक रोप लटकी हुई है, ये मंकी भी हो सकता है और कोई फायर ब्रिगेड वाला या कोई और पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, जो जिम वगैरह करते हैं या फिर मिलिट्री पर्सन जो होते हैं वो सब हो सकते हैं यहाँ पर। किसी को बस रस्सी को ऊपर नीचे, रस्सी पर ऊपर नीचे मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल मैं मंकी ले रहा हूँ क्योंकि मंकी से इसको याद रखना, समझना क्या हो जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। फनी एग्जाम्पल अगर हम ले तो यहाँ पर इस तरह से एक रस्सी है और इस रस्सी के ऊपर एक मंकी है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा मोटा है, चलाएगा तो इस तरह से ये एक मंकी यहाँ, ठीक है ना, दिख रहा है सबको। तो ये मंकी जो कुछ चींटे जैसा लग रहा है मोटे, लेकिन कोई बात नहीं, मंकी है, मंकी समझिए। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर सस्पेंडेड लटक रहा है इससे, और इसका मास कितना है m। ठीक है, ये इस पर ऊपर नीचे मूव करने के लिए फ्री है, ये मूव कर सकता है। इस केस में यहाँ हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। टेंशन भाई एंड पॉइंट पे अपोजिट ही होता है। पहले केस में अगर मैं कहूँ if monkey is stationary, if monkey is stationary, अगर मंकी रुका है तो टेंशन कितना हो जाएगा बोलो, mg। बिल्कुल सिंपल है, टेंशन कितना हो जाएगा, mg। बात समझ में आ गई। यानी अगर मंकी रुका है तो उसके वेट के अकॉर्डिंग ही टेंशन होगा।
ठीक है ना। अगर रस्सी इतनी कैपेबल है, उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो उसके वेट से ज़्यादा है, तो रस्सी टिकी रहेगी और मंकी लटका रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रस्सी कमज़ोर है और रस्सी की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो मंकी के वेट से कम है, तो रस्सी टूट जाएगी, लटकने पर ही टूट जाएगी, यानी उसका लटके रहना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि इसका मास जो है वो 40 kg है, बहुत ज़्यादा हो गया मंकी के हिसाब से, पर मान लो 40 kg है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 400 न्यूटन, 14 × 10 mg 400 न्यूटन। अगर इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 300 न्यूटन है, यानी रस्सी 300 न्यूटन पे टूट जाती है, तो क्या ये मंकी लटका रह सकता है? नहीं, लटकते ही टूट जाएगा, ठीक है। चलो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सेकंड केस है, तो सेकंड केस में मंकी इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सीन समझ में आ रहा है? अभी भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। अगर एक्सेलरेशन 0 है, अभी भी टेंशन जो होगी यहाँ वो कितनी होगी? mg के बराबर। यानी अगर मंकी को इस पे मूव करना है तो वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे मूव कर सकता है, रस्सी के टेंशन में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर लटकने से रस्सी नहीं टूटी है तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे मूव करने पर भी रस्सी नहीं टूटेगी। ओके, सो नाउ मूविंग टू द थर्ड कंडीशन। समझ में आ रहा है? वो सिंपल रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा, पीछे वाले टॉपिक का रिवीजन हो रहा है। चलो थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में मंकी इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता है तो ऊपर फोर्स कितना होगा? T, नीचे फोर्स कितना होगा? mg। एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर, कितना है? a। क्या फॉर्मूला बना? T - mg = ma। क्या फॉर्मूला बना? T - mg = ma। T कितना आया? m कॉमन g + a। जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही आंसर आया है, यानी हमें पता था अगर मंकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा तो उसका जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट से ऑब्वियस है कि क्या होगा? ज्यादा ही होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये कितना हो जाएगा? T = mg + a। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ इसका जो कॉन्सेप्ट है। और फोर्थ में जो मंकी है, मंकी इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है। अगर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है तो भी हम समझ सकते हैं, बस T mg होगा, इस बार एरो कहां जाएगा? नीचे, तो इस बार mg - t = ma। क्या इक्वेशन बनेगा? इक्वेशन बनेगा mg - t = ma। बताओ t कितना आ गया? m कॉमन g - a। एक्सपेक्टेड था, पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा है, इसका मतलब टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टेंशन कौन से कॉन्सेप्ट में है? थर्ड, जब मंकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता है, यानी रस्सी टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा कब होंगे? जब मंकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। क्लियर? अगर रस्सी लटकने से नहीं टूटी, इसका मतलब वो कांस्टेंट ऊपर नीचे मूव करने से भी नहीं टूटेगी। नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि टेंशन और कम हो गया, रस्सी और लाइट हो जाएगी और मजे में आ जाएगी। लेकिन अगर मंकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन से ज्यादा तेज मूव कर गया तो रस्सी के टूटने के चांसेस पूरे होंगे। न्यूमेरिकल्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम देखेंगे एक किसी न किसी एक वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वहां हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट अबाउट theoretical concepts related to this topic. Okay, so आज की क्लास के लिए इतना ही। अपने स्टडी के साथ कंटिन्यू रहो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। लॉकडाउन की जो टाइम है इसका पूरी तरह से यूटिलाइज करो, ताकि इसके बाद जब बाहर निकलो तो तुम्हें लगे कि हाँ चलो टाइम वेस्ट नहीं किया, कुछ सीखा। और अगर लॉकडाउन के टाइम में हम अपने स्किल्स को बेटर करके नहीं निकले तो ये हमारे लिए फेलियर होगा। इसका सीधा जो इंडिकेशन होगा वो यही होगा कि टाइम हमारे पास हमेशा था, बस हम थोड़ी लेजी हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें टाइम को यूटिलाइज करना है, मेहनत करनी है। ओके, सो टेक केयर, ध्यान भी रखना है अपना, बहुत ज़रूरी है। और टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करो और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।